Good morning to all students. Today we start our new chapter in geography. Chapter name is air. Yes. What do you understand by air? एयर जो है उसके बारे में हम क्या समझते हैं? जब भी कभी हम एयर के बारे में अगर सुनेंगे तब हमारे डायरेक्टली हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है कि एयर क्या हो सकती है? जो रेगुलर हवा जो चलती है उसको हम एयर समझते हैं. ओके, तो जो हवा होती है उसको एयर कहते हैं. ठीक है, मतलब जो चलने वाली हवा और साइलेंट जो एयर प्रेजेंट होती है. हमको ये पता है कि एवरीवेयर, पहले बात तो कि वी कांट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते हैं. ठीक है, कोई देख सकता है एयर को? नहीं, हम एयर को नहीं देख सकते. और एयर का कोई कलर नहीं होता है. बट जब भी वो कभी किसी कलर में मिक्स होती है, जैसे हम कितनी बार कलरफुल जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, वो हम अगर फोड़ते हैं तो उसमें से येलो कलर, रेड कलर या कुछ भी निकलता है. या फिर हम देखते हैं कि जब भी आँख जलती है और उसमें से बहुत सारा जो धुआं होता है वो अगर निकलता है तब हम एयर को फील कर सकते हैं. ठीक है, हम उसको बहता हुआ देख सकते हैं. किसके थ्रू? कलर्स के थ्रू. ठीक है, इसके अलावा जब वी फील एयर ओनली, मतलब कि क्या होता है, जब हवा चलती है तब हम एयर को महसूस कर सकते हैं. बट अगर हम उस वक्त उसको महसूस नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जब हवा बंद रहती है तब हम उसको फील नहीं कर सकते हैं. और हमको लगता है कि नहीं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही. कितनी बार हम कहते हैं पेड़ पौधे भी बिल्कुल साइलेंट हुए रहते हैं, बिल्कुल एक पत्ता भी जब नहीं हिलता है, बिल्कुल लीव्स एकदम साइलेंट हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, हवा बिल्कुल बंद हो गई है. तो हवा बंद नहीं होती है. ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हवा आखिर है क्या. मेन एयर जो होता है वो क्या होती है, क्योंकि एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है. कोई भी प्लेस जो होती है, हमने बचपन से ये पढ़ा है, चाइल्डहुड से आप लोगों ने यही पढ़ा है कि कोई भी स्पेस जो होती है वो हमको खाली दिखती है. जैसे कि हम रूम में बैठे हैं, उस रूम में अगर कोई दूसरे रूम में अगर परफ्यूम लगा रहा है तो डायरेक्टली हमको स्मेल आ जाती है, आती है, बिकॉज ऑफ एयर. भले वहाँ पर बहुत तेज़ हवा नहीं चल रही है, बट एयर के प्रेजेंस के कारण क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह एयर जो है वो ट्रैवल करती है. ठीक है, उसके ट्रैवलिंग के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर कि एयर मतलब जो हमको उस समय में फील होती है स्मेल के रूप में. जैसे हम कितनी बार होता है कि अगरबत्ती जो लगाते हैं, बहुत दूर भी अगर अगरबत्ती लगाई हुई होती है बट हमको उसकी स्मेल फील हो जाती है. क्यों? क्योंकि एयर हमारे तक वो पहुँच रही है. तो now we start our chapter and our topic. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े ब्लैंकेट से ढकी हुई है जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो बिना एयर के नहीं रह सकते जिंदा रहने के लिए. It provides us the air breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays. जैसे कि हमको पता है वी कांट लिव विदाउट एयर, हम एयर के बिना नहीं रह सकते हैं. जो हम एयर हमारे ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं और वो भी एयर का एक पार्ट होता है. ठीक है, और जो ब्रीथ एयर होती है वो हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, वो हमको बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती है. सन रेज जो होती है, सन रेज मतलब सूर्य की जो किरणें होती हैं, उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे भी एयर हमको बचा के रखती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट ढका हुआ है एयर का, जिसके कारण विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेग्ड अ लिव बाय द हीट. अगर वो प्रोटेक्शन, वो ब्लैंकेट अगर एयर वाला अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग पूरी तरह से बेक्ड हो जाएंगे. बेक्ड का मतलब क्या है? बेक्ड का मतलब जल जाएंगे हम, पूरी तरह से सिक जाएंगे. ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड द फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. और जब सन रहेगा दिन भर तब, और जब फ्रोज़न पूरी
फ्रोज़न मतलब यहाँ पर क्या है, जम जाएगा सब कुछ। अगर सन फ्रोज़न ड्यूरिंग नाइट, और जब गर्म हवाएं चलती है जिस समय में, तब भी हम उससे इफ़ेक्ट हो जाएंगे। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। और एयर क्या करती है, बहुत सारी जो एयर है वो हमको टेम्परेचर को अर्थ के ऊपर रहने जैसा बनाती है। जो भी टेम्परेचर एयर का होता है वो हमारे यहाँ पर उसको रहने जैसा बनाती है एटमॉस्फेयर को। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब जो एटमॉस्फेयर होता है जो कि अर्थ का एक ब्लैंकेट होता है, उसके अंदर उसके कंपोजिशंस क्या हैं, मतलब उसका कितना पार्ट कौन सी गैस से बना हुआ है तो सब एयर के पार्ट ही, जितनी भी गैसेस हैं वो भी एयर के ही पार्ट होती है। बट एयर के अंदर कितना % ये इंक्लूड होती है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में समझ लेंगे। डू यू नो दैट द एयर वॉज टेकन इन द वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मिक्सचर होती है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 gases which make up the bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in the lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. अब एयर में कितनी सारी जो चीज़ें होती है वो होती है, ठीक है। तो एयर में क्या क्या होता है, एयर में बहुत टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, एर्गन एंड हाइड्रोजन। ये सारी जो गैसेस होती हैं उनके नेम्स हैं जो कि एयर में इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा एयर के अंदर क्या और मिक्सचर होता है, सबसे पहले तो गैसेस के पार्ट्स होते हैं, इसके बाद होते हैं टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। और एक और ज़रूरी बात, एयर में मॉइस्चर भी होता है पानी की, मतलब मॉइस्चर मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि जब बारिश का मौसम होता है या जहाँ पर ज़्यादा कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर अधिकतर मॉइस्चर होता ही है, क्योंकि गर्मी से क्या हो जाता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और वो एयर के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है और एयर में मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो एयर में इसका भी मिक्सचर होता है। द पाई चार्ट गिव्स द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट कंटिन्यूंट्स ऑफ द एयर। नाइट्रोजन इज द मोस्ट पेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन क्या है, सबसे अगर हम यहाँ पर देखें, यू विल सी इन दिस डायग्राम, तो नाइट्रोजन को अगर हम देख सकते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एयर में प्रेजेंट होती हैं, ओके। और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 28% होती है। 78 में से 21% यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, ओके। ऑल अदर गैसेस जिसके अंदर हीलियम वगैरह जितनी भी दूसरी गैसेस होती हैं वो 0.4 मतलब 1% भी नहीं है यहाँ पर दूसरी गैसेस। अब यहाँ पर एर्गॉन 9.93 मतलब 1%, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट इतना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका पार्ट यहाँ पर इतना कम क्यों है, कोई बता सकता है? यहाँ पर इसका पार्ट कम होने का रीज़न ये है क्योंकि बिकॉज अर्थ हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स और उन प्लांट्स को अपने अंदर फूड मेकिंग के लिए सबसे ज़रूरी जो गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वी नो, सबको पता है हम लोगों को, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ रखा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये गैसेस के मार्जिन में कार्बन डाइऑक्साइड का मार्जिन बहुत कम है यहाँ पर।
Okay students, nitrogen is the most plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs. जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब है यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन जो गैस है उसका कुछ पार्ट हमारे लंग्स में जाता है ऑक्सीजन के साथ में, एंड द एक्सेल इट, और जब हम उसको छोड़ते हैं तब भी उसका कुछ पार्ट बाहर आता है. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, लेकिन प्लांट्स को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, वो कभी भी डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको मतलब डायरेक्टली नहीं लेते हैं. वो कैसे लेते हैं? बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल and the root of the some plants take nitrogen from the air and changes its form so that plants can use it. और वो नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? जब बैक्टीरिया होते हैं that live in the soil, और वो जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो सॉइल में हमको नज़र आते हैं बट कुछ नज़र नहीं आते हैं, वो रूट्स के आसपास होते हैं प्लांट्स के, और वो नाइट्रोजन ले लेते हैं फ्रॉम द एयर और उसको चेंज करके फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट, और उन इंसेक्ट के वापस रिलीज की हुई जो गैस होती है उसको प्लांट यूज़ कर लेते हैं. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इज द एयर. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. एनिमल्स जब ब्रीथ करते हैं और ह्यूमन्स जब, जितने भी लिविंग बींग्स है, जो लिविंग बींग्स में प्लांट्स भी आते हैं बट प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं एयर में से. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वी कैन नो, हम ये समझ सकते हैं कि हम और समझते भी हैं कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जब होता है एक प्रोसेस, हमने पढ़ा है कि प्लांट्स जब फूड मेकिंग का अपना प्रोसेस करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. ठीक है, तो उसके अंदर जब वो फूड मेकिंग का वर्क करने के बाद में जो गैस रिलीज करते हैं वो होती है ऑक्सीजन. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेन इन द एयर रिमेन्स कंटेन, और हम देख सकते हैं कि एयर के अंदर जो बचा हुआ कंटेन है वो क्या है नाइट्रोजन के अलावा? ऑक्सीजन. इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब, और जब हम क्या होगा, जब प्लांट्स बहुत कम बच जाएंगे हमारी अर्थ पे, तब इसका जो बैलेंस होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, वो सब बैलेंस बिगड़ जाएगा. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगा हम लोगों को. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, रिलीज ऑक्सीजन, और जो प्लांट्स है वो फूड मेकिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन वापस फूड बनाने के बाद में छोड़ देते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. अगर हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो वो अपना फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. बट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, बट प्लांट्स हम लोगों को लगाना बहुत ज़रूरी है और उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम केयर नहीं करेंगे और प्लांट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन प्लांट सीम एज द इक्वल टू द अमाउंट यूज प्लांट विच मेक परफेक्ट बैलेंस. और जब ये परफेक्ट बैलेंस कब बनेगा? जब दोनों ही चीज़ें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहें और उसको लेने के लिए ढेर सारे प्लांट्स होने चाहिए, उसको एब्जॉर्व करने के लिए. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स छोड़ते चले जाएंगे. हम देख सकते हैं कि एनिमल्स भी कितने सारे हैं हमारी अर्थ पे, और ह्यूमन बींग्स भी हम देख सकते हैं पूरी अर्थ पे कितने सारे हैं. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा. और अगर प्लांट्स इसको लेने के लिए बचेंगे ही नहीं तो
धीरे धीरे अर्थ ख़त्म हो जाएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग जो हम सुन रहे हैं अभी, वो किस रीज़न से हो रहा है? एक टॉपिक रिमेनिंग अभी हमारा स्टार्टिंग में एक रह गया है। वी सी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। अगेन सी दिस टॉपिक। डू यू नो, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय द ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में और क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। इट देयरफॉर कॉल्ड द ग्रीन हाउस, और ये क्या बनाता है? अर्थ के चारों तरफ एक ग्रीन हाउस गैसेस बन जाती है। दिस विदाउट कैन अर्थ वुड हैव बीन too cold to live in. However, when its level the atmosphere increase due to factory smoke, car fumes, the heat retained increase the temperature to the earth. This called global warming. अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस की जो गैसेज है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्या कर रहा है? धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रही है। क्या? फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री का जो धुआं होता है वो, कार फ्यूम्स मतलब कार का धुआं, जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनका धुआं, हीट रिटेन इंक्रीज, और उससे बहुत तेज़ी से हीट बढ़ता जा रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और उससे इतने पॉल्यूशन से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। दिस रेज इन द टेम्परेचर कॉज द शो इन द कोल्डेस्ट पार्ट टू द वर्ल्ड टू मेल्ट। और धीरे धीरे जहाँ पर स्नो होती है, हमने सुना है ग्लेशियर्स के बारे में, जहाँ पर बर्फ़ हमेशा पूरे ईयर जमी रहती है, वहाँ पर धीरे धीरे जो कोल्डन रीजन है वहाँ पर भी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो ग्लेशियर हमको पूरे टाइम पूरे ईयर वाटर्स हमारे लिए वाटर सेव करके रखते हैं, जो ग्लेशियर धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले जाएंगे, और अर्थ क्या हो जाएगी? धीरे धीरे अर्थ के अंदर ड्रॉट हो जाएगा। ड्रॉट मतलब क्या है? यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा अर्थ के अंदर। तो इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कहाँ नज़र आ रहा है? जो ठंडे देश, ठंडे प्लेसेस हैं वो धीरे धीरे वो भी गर्म होती चली जाएंगी। कॉजेज फ्लड इन द कोस्टल एरियाज़, और कोस्टल एरियाज़ के कारण क्योंकि वो पानी बहुत जल्दी पिघलता चला जा रहा है कोल्डर रीजन का, इसके कारण क्या होता चला जा रहा है? फ्लड आने की ज़्यादा चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके कारण फ्लड आ जाता है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट, और हम देख सकते हैं कि जिस टाइमिंग में हमारे यहाँ पर मानसून आना चाहिए उस टाइमिंग में हमको मानसून नहीं आता है हमारे यहाँ पर, या अदर कंट्रीज़ में ओवरलोडेड गर्मी जो होती है। हमारे यहाँ पर पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, या दूसरे कंट्रीज़ जो ठंडे देश हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि हमारे यहाँ पर भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं क्लाइमेट के अंदर। हमारे यहाँ पर जब ठंड होती है तब बारिश हो जाती है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक गर्मी होती है जिसको हम सहन भी नहीं कर पाते हैं, और ये एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन द लॉन्ग रन, और धीरे धीरे प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल के लिए ये सारी चीज़ें क्या होती है? धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मतलब सस्टेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण धीरे धीरे हमारे प्लांट्स भी ख़त्म होते चले जाएंगे और एनिमल्स भी ख़त्म होते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे इन सब पॉल्यूशन और इन सारी चीज़ों से हमारे जो प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और इसके कारण से क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे देश में और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ता चला जा रहा है। यस, डू यू नो when air is heated it expand become lighter and goes up cold air and denser and heavy. That is why tends to sink down when hot air rays and cold air from surrounding area rushes. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अगर हीट बढ़ती जाएगी, हवा के अंदर अगर गर्मी बढ़ती जाएगी, धूप
तेज़ होने के कारण सन की जो रेज़ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी उसमें रहेगी, जिसके कारण क्या हो रहा है, लाइटर एंड गोज़ अप कोल्ड एयर, और धीरे धीरे ये और ज़्यादा, जब हमने देखा है कि जब एयर के अंदर मॉइस्चर रहता है तब क्या होती है, एयर हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, तो वो इतनी तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाती है। लेकिन जब वो बिल्कुल सूखी हवा हो जाती है, सूखी हवा मतलब अभी हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो हवा बहुत तेज़ी से चलती है कि नहीं चलती है, क्योंकि वो कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है, सूख जाने के कारण उसमें ये मॉइस्चर नहीं बचता है। तो इसके कारण एयर हीट के कारण एक्सपेंड होकर कैसी हो जाती है, लाइटर हो जाती है, और कोल्ड एयर के साथ में मिलती है ना, डेंसर एंड हैवी। और फिर इसके कारण क्या होता है, व्हेन हॉट एयर रेज कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रश देयर टू फिल इन द गैप्स टू इज हाउ एन सर्कुलेशन टेक प्लेस। यस, जब हम देखते हैं कि जब हवा हल्की होती है तब क्या होती है, वो गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, ठीक है। कितनी बार हमने देखा होगा आपने बलून, एक उड़ता हुआ बलून और उसमें एक बास्केट वाला बलून देखा है, जिसमें लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। वो कुछ लोग जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी वो कितनी बार बलून में घूमने के लिए इधर उधर निकलते हैं, ठीक है। तो वो उस बलून का उड़ने का एक रीज़न होता है, ठीक है। अगर आप भी कभी ऐसा करेंगे कि एक कैंडल, फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने एक कैंडल लिया और एक पेपर बैग अगर आपने लिया एक छोटा सा, और कैंडल के ऊपर अगर आप थोड़ा सा देर उसको रखोगे ऊपर की तरफ, तो उसके अंदर जब गर्म हवा भर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप देखना, जब आप उसको छोड़ोगे, जब उसमें पूरी तरह से हीटिंग वाली जो एयर है, गर्म हवा जब उसमें पूरी तरह से फिलअप हो जाएगी, तब क्या होगा, उसमें वो बलून उड़ जाएगा। आपने लालटेन वाले बलून्स भी देखे होंगे, कितनी बार ऐसा होता है। आजकल मार्केट में लालटेन वाले बलून्स आ रहे हैं, जिसके अंदर बीच में दिया रखना होता है, दीपक रखते हैं और दीपक को जला के और फिर ऊपर उस बैग को छोड़ देते हैं, लालटेन बैग को, तो वो बैग्स क्या होते हैं, ऊपर आसमान में उड़ने लग जाते हैं। बिकॉज क्योंकि उसमें क्या होता है, हीटिंग पावर हो जाता है और एयर हीट के कारण बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। तो यहाँ पर भी एक इफ़ेक्ट पैदा होता है कि जब हमने देखा है कि कोल्ड एयर जो होती है, ठंडी जो हवा होती है, वो हैवी होती है। आपने कितनी बार देखा होगा कि हवा के कारण कितनी बार जो बादल होते हैं हल्के वाले, वो पहाड़ों पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एयर कोल्डर होने के कारण उन बादलों को वहाँ ऊपर उठने नहीं देती है, और यहाँ पर जो हीटिंग एयर है वो कोल्डर जो एयर है उसकी जगह फिल कर देती है, भर देती है। इसके कारण ये सर्कुलेशन बना रहता है, और इसी से क्या आता है, मानसून आता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई एक्सप्लेन our next paragraph. Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food. ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं, रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सीम्स टू इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जब बैलेंस कब बनेगा दोनों का, कि जो रिलीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही मात्रा में हमको ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। द बैलेंस इज अपसेट ड्यूरिंग ऑफ फ्यूल्स सच एज अ कोल एंड ऑयल। और ये कब अपसेट हो जाएगा, कब इनबैलेंस हो जाएगा, जब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की, जब फ्यूल जलता है, कोयला जलाते हैं हम लोग, ऑयल जलाते हैं, गाड़ियों में डालते हैं, और उसके कारण धुआं पैदा होता है। दे एडेड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोगों के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती है। हमने देखा है कोयला जलाते हैं, गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में काउंटेड होता है। तो इसके कारण एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत ज़्यादा उसका रेशो जो है वो बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट द
increased volume of the carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो चेंजेस है कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज इफेक्ट करती हैं, अर्थ का जो वेदर है और क्लाइमेट है उसकी, अर्थ की जलवायु जो है और अर्थ का जो मौसम है उस पर इफेक्ट धीरे धीरे आता चला जाता है। ओके, हमने न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी बार ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा है कि द टॉप साइंटिस्ट ऑफर वाई आउट द ग्लोबल वार्मिंग, कि टॉप साइंटिस्ट जो हैं वो कि कब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारे यहाँ से क्या तरीके हैं जिनसे ग्लोबल वार्मिंग को आउट किया जा सके। वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ये जो गर्मी है वो रुक नहीं रही है, जो हीटिंग होती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की, उससे CO2 लेवल एट द 8 लाख ईयर हाई, मतलब CO2 का लेवल हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना हाई हो गया। ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली टैंड, अर्थ पूरी तरह इतना हीटेड हो रही है कि वो जलने लगी है। और विंटर्स भी कैसे हो गए हैं, वार्मेस्ट हो गए हैं, गर्मी सर्दियों में भी गर्मी पड़ने लग गई है। तो ये सारा इफेक्ट क्यों हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ नॉर्थ साइड में जो कंट्रीज़ पाई जाती है जहाँ पर अधिकतर क्या रहता है, अधिकतर विंटर सीजन्स ही रहते हैं, वहाँ गर्मी कभी नहीं पड़ती थी, वहाँ पर भी ये देख सकते हैं वार्मिंग प्रोजेक्शन हम उसका देख सकते हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी सब कुछ चेंज होता चला जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको धीरे धीरे अर्थ का स्टेटस बता रही है कि अर्थ का लेवल क्या चल रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर आखिर कैसा बना हुआ है ना। एटमॉस्फेयर जो है, जो कि अर्थ को एक ब्लैंकेट के रूप में ढक रखा है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब इस एटमॉस्फेयर को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, किया गया है। स्टार्टिंग फॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस, स्टार्टिंग फॉर्म जो है इसका वो स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फियर से। स्टार्टिंग लेयर इज ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्राटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑन द आवर अर्थ। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वो पार्ट है जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ का लेवलिंग पार्ट है। जब हम अर्थ के ऊपर की तरफ जाते हैं, स्काई की तरफ, तब ये लेवल बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, तो माउंट एवरेस्ट पे कितनी बार जब हम जाते हैं या कोई से भी माउंटेन रीजन में जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जैसे हम माउंट आबू गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब भी आप हिली रीजन्स के अंदर जाएंगे, हिली एरियाज़ के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे हिल्स हाई होते चले जाते हैं वहाँ पर ठंडक बढ़ने लग जाती है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है। जो माउंटेन राइडर्स होते हैं, जो माउंटेन्स पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ हमेशा ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे हाई लेवल अप होता चला जाएगा वैसे वैसे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो लेयर है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये है ट्रोपोस्फियर जो कि अर्थ की बाउंड्री से स्ट्राटोस्फियर तक बनी हुई है। ठीक है, एंड देन स्ट्राटोस्फियर से लेकर यहाँ तक ये जितना भी एरिया है वो सारा क्या है, स्ट्राटोस्फियर। अब जो ओजोन जो हम जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर एरोप्लेन, और अधिकतर एरोप्लेन्स कहाँ पे उड़ते हैं, आपने देखा होगा कि जब कुछ टाइम तक तो एरोप्लेन हमको नज़र आता है, जब क्या करता है वो लैंडिंग करता है। लेकिन जब एरोप्लेन हमेशा उड़ता कहाँ पर है, आपने देखा होगा कि एरोप्लेन हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है, क्योंकि वो बादलों के अंदर और बादल से नीचे नहीं उड़ सकता है, वो हमेशा जो हमारे क्लाउड्स होते हैं उसके ऊपर ही वो हमेशा उड़ता है। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है उसमें एरोप्लेन्स उड़ते हैं एंड देन उसमें ही ओजोन लेयर होती है। आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाली एक बहुत मतलब मेन इम्पॉर्टेंट जो लेयर है वो ओजोन लेयर ट्रोपोस्फियर में ही होती है। उसके बाद आती है मेसोस्फियर।
मेसोस्फीयर के बाद में आती है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद में लास्ट हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ पर एंड होता है जाकर, एग्जोस्फीयर पे। यहाँ पर हमारी जो अर्थ की बाउंड्रीज है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद में एग्जोस्फीयर के बाद कोई भी चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में वापस अंदर नहीं आ सकती। अगर एग्जोस्फीयर से अगर जो चीज़ बाहर चली जाती है वो कभी भी हमारे अर्थ के अंदर, जैसे स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे जो यान यहाँ से भेजे जाते हैं और स्पेस के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो क्या होते हैं, एग्जोस्फीयर से बाहर निकल जाते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी पावर से बाहर निकल जाएंगे। तो एटमॉस्फेयर लास्ट एटमॉस्फेयर की लेयर है एग्जोस्फीयर। ओके, अब इसको ठीक से डिस्क्राइब कर लें। दिस लेयर इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एवरेज हाई इज़ 13 किलोमीटर। अगर अर्थ के सरफेस से इसको देखा जाए तो ये कितना है, अर्थ के सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर तक हाइट में अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ तक कौन सी लेयर कहलाएगी, ट्रोपोस्फियर। इस एयर के अंदर क्या है, ब्रीथ एक्सेस हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिया like the rainfall, fog and the hailstorm occur in this layers। अगर सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, जो भी वेदर से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर में ही आते हैं, ठीक है। क्लाउड्स भी उसी में होते हैं, वेदर का जो चेंजेस होता है वो भी उसमें होता है, रेनफॉल भी उसमें होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, फॉग और हेल, जो हेल मतलब ओस जितनी भी होती है, ओस से रिलेटेड जो एटमॉस्फेयर बनता है वो सारा उसमें बनता है। और जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं वो आंधी तूफान वगैरह जितनी भी चीज़ें आती है वो सब इसमें ही होती है ट्रोपोस्फियर के अंदर। स्ट्राटोस्फियर, अबाउ द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्राटोस्फियर इज द एक्सटेंड अप टू हाई 50 किलोमीटर्स। अगर ट्रोपोस्फियर से देखा जाए, ट्रोपोस्फियर के बाद में 50 किलोमीटर्स अगर और काउंट अगर करते हैं, इसके बाद में जो लेयर आती है वो होती है, ये क्लाउड फ्री होती है स्ट्राटोस्फियर। वेदर फिनोमिना यहाँ पर नहीं पाया जाता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल टू फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और स्ट्राटोस्फियर के अंदर ही क्या होता है, एरोप्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं। दैट कंटेन्स अ लेयर ऑफ द ओजोन गैसेस। और यहाँ पर ही इसी लेयर के अंदर क्या होती है, ओजोन गैस होती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और ये स्ट्राटोस्फियर, इसी के अंदर एक लेयर होती है जो कोई ओजोन लेयर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, वो इसी में पाई जाती है। देन नेक्स्ट थर्ड लेयर इज अ मेसोस्फियर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। इट लाइज अबाउ द स्ट्राटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू द हाई 80 किलोमीटर्स। अब 80 किलोमीटर्स हाई अगर और चले जाते हैं हम तो मेसोस्फियर है, ठीक है। और यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स आकर बर्न हो जाते हैं इस लेयर के अंदर, ठीक है। दिस लेयर इज़ द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। और इस लेयर से हम कहाँ जा सकते हैं, इस लेयर से होकर हम स्पेस में जा सकते हैं। थर्मोस्फियर, इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर रेज very rapidly with increasing high. Ionosphere is the part, this layer, it extends between 80 to 400 kilometers. This layer help to radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Which layer? कहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन हो पाता है, थर्मोस्फियर, जो ये वाली लेयर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो लेयर है हमारे पास में, इसमें जितने भी हमारे ट्रांसमिशन से रिलेटेड जितने भी आपने देखा होगा हमारे मोबाइल्स के जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो सब यहाँ पे लगाए जाते हैं ठीक है, जिससे कि रेडिएशन जो है वो प्रॉपर हमारे तक पहुँच सके। ठीक है, रेडियो वेव्स से मतलब जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन चलाते हैं तो उसके जो सैटेलाइट है वहाँ पे हम DTH कनेक्शंस जो लेते हैं, टीवी में हमारे चैनल्स वगैरह आते हैं, उसके जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं वो इसी लेयर में
उनको रखा जाता है। अब आता है एक्सोस्फियर। द अपर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एक्सोस्फियर। दिस लेयर इज अ वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड द हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। और यहाँ पर जो एक्सोस्फियर है वो बिल्कुल क्या है, एकदम थिन लेयर है, पतली सी लेयर। आपने देखा है कि बहुत कम स्पेस के अंदर ये लेयर होता है और इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है, हीलियम एंड द हाइड्रोजन हमेशा फ्लोट करती रहती है इस वाले पार्ट में। यस, ओके स्टूडेंट्स, यू रीड दीज टॉपिक्स टू स्टार्टिंग से आप सारे टॉपिक्स को वापस से ढंग से रीड करेंगे with the help of your book, okay, and now goodbye to you.